एक गांव में शेखर नाम का 22 वर्षीय युवक रहा करता था। शेखर पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा होशियार था, मगर शेखर के माता पिता बहुत गरीब थे। शेखर का जब कॉलेज जाने का नंबर आया तो उसके पिता कमल प्रसाद अपने बेटे शेखर से बोले, बेटा, हमसे जहाँ तक हो सका हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन इसके आगे अब हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते। लेकिन क्यों पिताजी? आप तो जानते हैं कि मेरा कॉलेज जाने का सपना है। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। शेखर की बात सुनकर शेखर की माँ अनीता ममता भरी नजरों से शेखर की ओर देखकर बोली, हर माता पिता यही चाहते हैं बेटा कि उनका बेटा बड़ा होकर अच्छे कॉलेज में जाए और वो अपने माता पिता का खूब नाम रोशन करे। लेकिन तुम तो जानते हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें मजदूरी करके यहाँ तक पढ़ाया है। कॉलेज की फीस का बोझ अब वो नहीं उठा सकते। कोई बात नहीं माँ, मैं पिताजी का दर्द समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि पिताजी ने एक एक रुपया जमा करके मुझे इंटर कराया है, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली है कि अब मैं बच्चों को पढ़ाकर अपने कॉलेज की फीस निकाल सकता हूँ। पूरे गांव में सिर्फ तुम ही ने इंटर किया है बेटा, वरना तुम तो जानते ही हो कि हमारे गांव का मुखिया किसी भी माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाने की सलाह नहीं देता। इस गांव में जिस किसी भी माता पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचा तो मुखिया ने हमेशा उनके कान भर दिए। तुम्हारी माँ सही कह रही है बेटा। अरे लोग तो शिक्षा के फायदे बताते हैं, लेकिन हमारे गांव का मुखिया तो शिक्षा के नुकसान बताने बैठ जाता है। बोलता है कि पढ़ने लिखने के बाद लोग बेकार हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। मेहनत करने से फिर वो दिल चुराने लगते हैं और मजदूरी करने में उन्हें शर्म आने लगती है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने पिता के काम में हाथ बटाओ। तुम्हारे पिता बूढ़े हो चुके हैं। आपको क्या लगता है माँ कि मैं नहीं चाहता कि पिताजी अब आराम से बैठें? लेकिन आप ही बताइए, आप क्या चाहती हैं? क्या मैं भी पिताजी की तरह मजदूरी करूं? नहीं माँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। इतना कहकर शेखर वहाँ से चला गया। कमला प्रसाद अपनी पत्नी की ओर देखते हुए बोले, कोई बात नहीं, वो कुछ अलग और नया करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? मेरा मन कहता है कि मेरा बेटा कुछ न कुछ बड़ा करेगा। अगले दिन शेखर अपना बैग पैक करके शहर जाने की तैयारी करने लगा। कहाँ जा रहे हो शेखर? मैं शहर जा रहा हूँ माँ। शहर में मेरा दोस्त नितिन रहता है। मैं उसके साथ उसके कमरे में रह लूंगा और वहाँ पर मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चे भी मिल जाएंगे। आप दोनों चिंता मत कीजिए, और जैसे ही सब कुछ सही हो जाएगा मैं हर महीने आप लोगों को मनी ऑर्डर भेजता रहूंगा। इतना कहकर शेखर घर से निकल गया। शेखर बस स्टैंड पहुंचा ही था कि तभी वहां पर गांव का मुखिया टहलते हुए आ गया। शेखर को देखकर मुखिया मजाक उड़ाने वाले अंदाज में शेखर से बोला, क्या हाल है शेखर? कहाँ जाने की तैयारी है? मैं शहर जा रहा हूँ मुखिया जी। हाँ, मैंने सुना है कि तुम शहर में जाकर कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हो। तुम नई पीढ़ी के बच्चों में शर्म नाम की कोई चीज तो बची नहीं है। पिता मजदूरी करते करते बूढ़ा हो गया है, उसका हाथ बटाने की बजाय शहर में मौज मस्ती करने जा रहे हो। अपनी हद में रहिए मुखिया जी। आप क्या चाहते हैं कि मैं भी पिताजी की तरह जीवन भर मजदूर की तरह जीवन व्यतीत कर दूं? मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को इन मुसीबतों का सामना नहीं करने दूंगा। इतना कहकर शेखर बस में चढ़ गया और कुछ ही घंटे में वो शहर पहुंच गया। शहर में वो अपने दोस्त नितिन के पास पहुंचा ही था कि उसे अचानक देखकर नितिन चौंक गया। क्या बात है शेखर, तुम अचानक यहाँ कैसे? शेखर ने सारी बात नितिन के सामने रख दी। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा रूम पार्टनर 2 दिन के बाद यहाँ पर आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाया करूंगा। वैसे भी तुम और तुम्हारा रूम पार्टनर तो कॉलेज में चले जाते हैं। मैं सुबह और शाम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करूंगा और तुम्हारे साथ कॉलेज चला जाया करूंगा। आई एम सॉरी शेखर, ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन सच ये है कि 3 लोग एक रूम में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और वैसे भी तुम्हें अपने माता पिता को गाँव में अकेला छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। जाओ, जाकर उनके साथ मजदूरी करो। शेखर मुंह लटकाकर वहाँ से चला गया और फुटपाथ पर बैठकर सोचने लगा। अगर गांव वापस चला गया तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं।
शेखर काफी देर तक गहरी सोच में गुम रहा। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति शेखर के पास आकर बोला, मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि तुम फुटपाथ पर अकेले बैठे हुए हो। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। शेखर ने जब उस बूढ़े को देखा तो उसे उनमें अपने पिता की झलक नजर आई। शेखर ने सारी बात उस बूढ़े व्यक्ति को बता दी कि किस तरह उसके दोस्त नितिन ने उसे अपमानित करके रूम से निकाल दिया। तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम पढ़ लिख कर ही बड़े आदमी बन सकते हो? आजकल जमाना बहुत बदल गया है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। ये सच है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा सच ये है कि इस देश में जितने भी बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हुए हैं, उन सब ने बहुत कम पढ़ाई लिखाई की थी। मेरी एक पिज्जा की दुकान है। तुम चाहो तो मेरी दुकान पर काम कर सकते हो और रात में मेरी दुकान पर रुक भी सकते हो। इस तरह तुम्हें अपने गांव वापस नहीं जाना पड़ेगा। शेखर को उस बूढ़े व्यक्ति की बात बहुत ज्यादा पसंद आई। उस दिन के बाद से शेखर उस बूढ़े व्यक्ति की दुकान में डिलीवरी बॉय का काम करने लगा। वो दिन भर मेहनत करके पिज्जा की डिलीवरी करता और रात के समय बूढ़ा व्यक्ति जब दुकान बंद करके चला जाता, तब शेखर उसकी दुकान में ही बैठकर रात भर पढ़ाई करता। धीरे धीरे शेखर की समझ में आने लगा कि पढ़ाई और व्यापार दोनों अलग अलग बातें हैं। एक दिन शेखर उस बूढ़े व्यक्ति से बोला, मैं पिज्जा बनाना सीखना चाहता हूँ। क्यों नहीं बेटा, जरूर, आज से ही तुम किचन में काम करोगे। शेखर कुछ ही दिनों में बहुत बढ़िया पिज्जा बनाना सीख गया। उसके हाथ के बने हुए पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आने लगे। शेखर अब कुछ पैसे बचाकर अपने माता पिता को भी मनी ऑर्डर कर देता था। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का देहांत हो गया। बूढ़े व्यक्ति के देहांत के बाद उस बूढ़े व्यक्ति का बेटा शेखर से बोला, मैं तुम्हें शुरू से पसंद नहीं करता था। पिताजी को पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसा क्या नजर आया था कि उन्होंने पूरी दुकान तुम्हें सौंप दी। तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा मत कीजिए। अगर आप मुझे दुकान से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? अरे कहीं भी जाओ, मुझे उससे क्या। वैसे भी तुम्हें पिज्जा बनाना तो आता ही है। जाओ, जाकर कहीं और पिज्जा बनाओ। आइंदा मेरी दुकान के इर्द गिर्द भटक भी मत जाना। चलो निकलो यहाँ से। शेखर चुपचाप अपना सामान लेकर उसकी दुकान से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर वो फिर से उसी फुटपाथ पर गया जहाँ पर उसकी पहली मुलाकात उस बूढ़े व्यक्ति से हुई थी। मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे हाथ का पिज्जा शहर के लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी कई लोग मुझसे कह चुके हैं कि मुझे खुद की अपनी दुकान खोलनी चाहिए। क्यों ना मैं उन सब से मदद मांगू। अब से मैं अपना व्यापार खुद से शुरू करूंगा। किसी के आगे अब हाथ नहीं फैलाऊंगा। इतना कहकर शेखर हर उस जगह पर जाने लगा जहां वो पिज्जा डिलीवरी किया करता था। शेखर के स्वभाव को देखते हुए सभी लोगों ने उसकी बहुत मदद की और कुछ ही दिनों में शेखर ने शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर उसमें पिज्जा बनाने लगा। मगर शेखर की दुकान नहीं चली क्योंकि शहर में ब्रांडेड पिज्जा खाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। शेखर इसी परेशानी में रात के समय एक बहुत पुरानी बेकरी के पास बैठा हुआ था कि तभी एक व्यक्ति की आवाज उसके कानों में टकराई। कौन हो तुम? मेरा नाम शेखर है। आप कौन है? मेरा नाम मोहनलाल है। वो बेकरी देख रहे हो? मैं तो काफी समय से देख रहा हूँ। ये बेकरी तो बंद पड़ी हुई है। मेरी बेकरी रात में ही स्टार्ट होती है। मेरी बेकरी में वड़ा पाव बहुत ही अच्छा बना करता है। वैसे तुम क्या करते हो? अब मैं आपको क्या बताऊं बाबा, मैं पिज्जा बनाता हूँ। कुछ समय पहले मैंने कर्ज लेकर किराए पर दुकान ली थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा पिज्जा लोग खरीद ही नहीं रहे। क्योंकि तुम्हें कुछ नया आइटम बनाना चाहिए बेटा। तुम वड़ा पाव पिज्जा क्यों नहीं ट्राई करते? वड़ा पाव पिज्जा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? मैं तो पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ। मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत पसंद आया बेटा। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मुझे वड़ा पाव बनाने की बहुत सी विशेष विधि आती है। कुछ समय पहले मैंने वड़ा पाव पिज्जा बनाने की विधि एक विदेशी से सीखी थी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो विधि सिखा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त बाबा? मेरी जो वड़ा पाव पिज्जा बनाने की विधि है उसके लिए तुम्हें सिर्फ मेरी ही बेकरी से वड़ा पाव खरीदने पड़ेंगे। लेकिन मेरे पास आपके वड़ा पाव खरीदने के पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें मैं उधार देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है बाबा
कि वड़ा पाव पिज्जा बिकेगा ही बिकेगा? जरूर बिकेगा बेटा, और देखते ही देखते तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। इतना कहकर मोहनलाल शेखर को बेकरी के अंदर ले गया। शेखर ने देखा कि बेकरी अंदर से बहुत बड़ी बनी हुई थी, पर वहाँ पर एक भी मजदूर काम नहीं कर रहा था। सिर्फ मशीन ही काम कर रही थी, जो कि ऑटोमेटिक तरीके से वड़ा पाव बनाकर तैयार कर रही थी। बाबा, यहाँ तो कोई मजदूर नहीं है और इतनी बड़ी मशीन की आवाज तो बाहर लग ही नहीं रही। ये ऑटोमेटिक मशीन है बेटा, कुछ समय के बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मोहनलाल बेकरी के अंदर शेखर को वड़ा पाव बनाने की विधि समझाने लगा। कुछ ही देर में शेखर की समझ में आ गया। शेखर बहुत सारे वड़ा पाव लेकर अपनी दुकान पर गया और सुबह तक उसने सारे वड़ा पाव पिज्जा बनाकर तैयार कर दिए, जिनकी सुगंध दूर दूर तक जा रही थी। एक बाइक सवार युवक जो कि वहाँ से गुजर रहा था, अचानक शेखर की दुकान के सामने बाइक रोककर खड़ा हो गया। यहाँ तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, ये वड़ा पाव पिज्जा की सुगंध है। मैं तो इस तरह के पिज्जा के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। लाओ जरा मुझे भी टेस्ट कराओ। शेखर ने एक वड़ा पाव पिज्जा उसे दे दिया। पिज्जा खाकर वो युवक खुशी से उछल पड़ा। यकीन मानो, मैं पिज्जा खाने का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, लेकिन इतना लजीज पिज्जा मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये वड़ा पाव पिज्जा है सर, क्या आपको पसंद आया? मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, तुम्हारे वड़ा पाव पिज्जा की तारीफ टीवी पर जरूर करूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते शेखर का वड़ा पाव पिज्जा प्रसिद्ध होने लगा। अब शेखर ने अपना खुद का एक बहुत अच्छा मकान शहर में ले लिया था। शेखर ने अब MBA कंप्लीट कर ली थी, मगर अब उसका पूरा ध्यान अपने वड़ा पाव पिज्जा के बिजनेस की ओर था। कुछ समय बाद एक कंपनी का मालिक शेखर के पास आकर बोला, मेरा नाम एडवर्ड है, मैं अमेरिका में रहता हूँ। मैंने तुम्हारे वड़ा पाव पिज्जा की तारीफ बहुत सुनी है। मैं चाहता हूँ कि आज से ही तुम अपने वड़ा पाव पिज्जा की ब्रांच अमेरिका में भी खोलो। सच तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। शेखर ने एडवर्ड के साथ पार्टनरशिप कर ली और देखते ही देखते शेखर का वड़ा पाव पिज्जा वर्ल्ड में फेमस होने लगा। कुछ दिनों बाद शेखर को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड भी मिला। उस अवार्ड के मिलने की खुशी में शेखर के माता पिता गांव के मुखिया के साथ शेखर के पास पहुँचे। वैसे तो मुझे शुरू से ही यकीन था कि तुम कुछ अलग और बड़ा ही करोगे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा मेरे बेटे कि तू इतना बड़ा आदमी बन गया। तुम्हारे पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। मुझे खुशी है कि तुमने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम भी अपने पिता की तरह एक मजदूर ही रहते। मुझे माफ कर दो शेखर, मुझे समझ में आ गया है कि अगर प्रतिभा के साथ शिक्षा भी जुड़ जाए तो फिर इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुमने न सिर्फ हमारे गाँव का बल्कि इस देश का भी नाम बहुत रोशन किया है। मुझे तुम पर गर्व है। शेखर ने मुखिया और अपने माता पिता से बोला, मेरी इस सफलता के हकदार मेरे मित्र मोहनलाल जी हैं। अगर वो अपनी बेकरी से वड़ा पाव मुझे नहीं देते तो शायद मैं कभी इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। आज भी उन्हीं की बेकरी के बने हुए वड़ा पाव मेरी कंपनी में आते हैं। तो फिर तो तुम्हें उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए बेटा। आपके आने से पहले मैं उन्हीं के पास जाने की तैयारी कर रहा था। तो जाओ बेटा, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। शेखर अपनी कार से उस बेकरी के पास पहुंच गया। वो काफी दिनों बाद बेकरी के पास आया था। मोहनलाल ने काफी दिनों से शेखर से पेमेंट भी नहीं मांगी थी, मगर शेखर ने देखा कि उस बेकरी के पास कोई भी मौजूद नहीं था। वो बेकरी बंद पड़ी हुई थी। शेखर हैरत से उस बंद बेकरी की ओर देखने लगा कि तभी एक व्यक्ति की आवाज उसके कानों में टकराई। क्या देख रहे हो? मेरा नाम शेखर है। वैसे तो इस समय मोहनलाल जी बेकरी के सामने ही होते हैं, लेकिन पता नहीं आज उनकी बेकरी बंद है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये बेकरी तो बरसों से बंद पड़ी है और जिन मोहनलाल की तुम बात कर रहे हो वो तो बहुत सालों पहले हुआ करते थे। क्या कहना चाहते हैं आप? मोहनलाल जी 1950 के दशक में इस बेकरी के मालिक थे। आप कौन हैं? मैं एक साफ सफाई करने वाला कर्मचारी हूँ। इतना कहकर उस व्यक्ति ने कुछ चेक निकाल कर शेखर को दिए। कई महीनों से मुझे ये चेक यहाँ पर पड़े हुए मिल रहे हैं। इसमें किसी शेखर नाम के व्यक्ति के सिग्नेचर हैं। क्या वो तुम ही हो? हाँ, वो मैं ही हूँ।
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम ऐसे व्यक्ति के नाम पर चेक काट कर फेंक रहे हो जो इस दुनिया से 70-80 साल पहले ही जा चुका है। इतना कहकर वो चला गया। शेखर की समझ में अब सारा माजरा आ चुका था। वो समझ चुका था कि शायद वो वड़ा पाव जिसका वो वड़ा पाव पिज्जा बना रहा था वो चमत्कारिक थे। शेखर मुस्कुराता हुआ चुपचाप वहाँ से वापस चला आया, मगर वो आज भी वड़ा पाव पिज्जा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। रेखा अपनी बेटी सानवी के साथ एक छोटे से मकान में रहा करती थी। उसके पति का हाल ही में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। रेखा का अकेले सानवी को लेकर जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन रेखा बीमार हो गई तो उसकी बेटी सानवी ने बाहर जाकर काम करने का सोचा। मेरी माँ इतनी बीमार है और घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं ही काम की तलाश करती हूँ। सानवी काम की तलाश करते करते एक होटल में काम करने लग जाती है, जहाँ पर उसे लोगों को खाना खिलाना होता है। एक दिन की बात है। ये खाना टेबल नंबर 21 पर पहुँचा क्या? ठीक है साहब, मैं अभी पहुँचा कर आती हूँ। सानवी जैसे ही खाने की प्लेट उठाकर 21 नंबर पर पहुँचती है तो वो किसी चीज से टकरा कर गिर जाती है और उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है, जिससे रघु को बहुत गुस्सा आता है। देख के नहीं चलती, एक पूरी खाने की प्लेट बिगाड़ कर रख दी। काम धाम तो तुझसे होता नहीं और काम बिगाड़ती है। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। एक काम कर, तू अब तक के सारे पैसे ले और अपना काम कहीं और देख। मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता, रोज रोज प्लेट गिरा देती है। नहीं नहीं साहब, मुझे मत निकालो, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनके लिए खाना लेकर जाना है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। नहीं नहीं, तुम ये पैसे लो और चलती बनो यहाँ से, मुझे और अपना धंधा चौपट नहीं कराना। रघु कुछ पैसे देता है और धक्के मारकर उसे निकाल देता है। सानवी रोती हुई वहाँ से निकल जाती है। इतनी मुश्किल से तो माँ की दवाई के लिए काम मिला था, वो भी अब हाथ से चला गया। अब मैं माँ की दवाई कहाँ से लाऊंगी और घर कैसे चलेगा? धूप तो बहुत तेज हो रही है, अब करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ऐसा सोचकर जा रही थी। रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है जिसके पैर पर चोट लगी होती है। वह लंगड़ा कर चल रहा होता है और सानवी को देखकर उसे रोकता है। बेटा रुको। बोलो बाबा, मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो खुद ही परेशान हूँ। बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पैर में बेहद चोट लगी है जिसकी वजह से इलाज के लिए भाग रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, अगर कुछ पैसे हैं तो वो मुझे ला कर दे दो। मेरे पास कुछ और तो है नहीं बाबा, ये कुछ पैसे मिले हैं, मैं घर के खाने के लिए कुछ ले जा रही थी, पर कोई बात नहीं, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। देखो ना कितना खून बह रहा है, ये लो पैसे और अपने पैर की चोट की मरहम पट्टी करा लो। सानवी रघु से मिले सारे पैसे भिखारी को दे देती है, जिससे वह भिखारी बहुत खुश होता है और उसे बहुत दुआएं देता है। बेटा तुमने अपने सारे पैसे मुझे दे दिए जो तुम खाने के लिए ले जाने वाली थी। बहुत नेक लड़की हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास एक टिफिन है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बाबा मैं इस टिफिन का क्या करूँगी भला? अगर घर में खाने के लिए ही नहीं है तो मैं इसमें रखूंगी क्या? बेटा ये तो तुम्हें घर जाकर ही पता चलेगा। तुम मेरे कहने से ये टिफिन रख लो और घर जाकर उसे खोलना। सानवी उस भिखारी से टिफिन ले लेती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है। घर जाकर जब टिफिन खोलकर देखती है तो उसमें एक वड़ा पाव रखा होता है। वह उसे देखकर बहुत खुश होती है कि चलो कुछ तो खाने को मिला। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस टिफिन में मुझे एक वड़ा पाव मिला, मेरे खाने की समस्या दूर हो गई। एक वड़ा पाव मिला है तो चलो इसमें आधा मैं अपनी मम्मी के लिए रख देती हूँ और आधा मैं खुद खा लेती हूँ। सानवी जैसे ही उस टिफिन को दोबारा खोलती है उसमें एक और वड़ा पाव दिखता है। अरे ये क्या, इसमें से तो अभी मैंने वड़ा पाव निकाला था, अब इसमें दोबारा कहाँ से आ गया? शायद टिफिन में 2 वड़ा पाव होंगे जो मैंने देखा ही नहीं। सानवी दोबारा से थोड़ी देर बाद उस टिफिन को खोलकर देखती है। उस टिफिन में फिर वड़ा पाव होता है। सानवी वड़ा पाव देखकर दंग रह जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ देखो, मैं जितनी बार भी इस टिफिन को खोल रही हूँ मुझे एक वड़ा पाव इसके अंदर मिलता है, ये कैसे हो रहा है? अरे सच में सानवी, ये वड़ा पाव तो जादुई लगता है, जिसको जितना खर्च करो ये उतना और बढ़ जाता है। सानवी और रेखा बहुत खुश होते हैं
और जी भर के वड़ा पाव खाते हैं। सानवी, हमें बहुत ही अच्छी चीज मिली है। ये वड़ा पाव कभी खत्म ना होने वाले हैं। क्यों ना हम ये वड़ा पाव बेचना शुरू कर दे, जिससे हमारे बाकी के खर्चे भी पूरे हो जाएंगे। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। इतने सारे वड़ा पाव का हम क्या करेंगे? क्यों ना हम उन्हें बाकी लोगों में भी बांटना शुरू कर दें। अब रेखा और सानवी उन जादुई वड़ों से गरीब लोगों की मदद करती हैं और उन्होंने उस वड़ा पाव की दुकान लगाना भी शुरू कर दिया था। वो उससे आने वाले पैसों से अपने घर का खर्च भी चलाते थे और दूसरों की मदद भी किया करते थे। देखो ना सानवी, हमारे दिन फिर बदल गए। इन वड़ा पाव से तो हमें बरकत ही बरकत हो रही है। आज हमारे पास बड़ा घर है, गाड़ी है, हम आलीशान घर में रहते हैं। अब हमें कोई दुख नहीं है। तभी एक आदमी वहाँ भागा भागा आता है तो सानवी उससे पूछती है, इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? अरे गांव के पास जो बांध था वो टूटने वाला है। पूरा गांव खाली करने का आदेश आया है। अगर वो बांध टूट गया तो पूरा गांव का गांव उस बांध के रुके पानी में बह जाएगा। भागो भागो सानवी, तुम भी अपनी जान बचाकर भागो। अरे ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात हो गई। गांव खतरे में है। चलो सानवी, हम भी पास के गांव में चलते हैं। नहीं माँ, आप रुको। उस बांध को ये वड़ा पाव ठीक कर सकता है। मुझे इस पर पूरा भरोसा है। इसने जब हमारे सारे दिन ठीक किए हैं तो अब ये मुसीबत भी जरूर ठीक कर देगा। सानवी उस जादुई वड़ा पाव को बांध के पास ले जाती है और उससे कहती है, जादुई वड़ा पाव, तुमने हमेशा हमारी मदद की है। अब इस गांव को तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम इस बांध को टूटने मत देना। कुछ भी करो, इस पानी का रुख इस गांव की तरफ ना हो पाए। जाओ वड़ा पाव। वड़ा पाव उड़ता हुआ उस बांध की ओर जाता है और अपना आकार बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से बांध टूटने से बच जाता है और पानी का बहाव गांव की तरफ ना आकर वहीं के वहीं रुक जाता है। ये सब गांव वाले देखते हैं तो सब सानवी का बहुत बहुत शुक्रिया करके उसे बधाई देते हैं। सानवी, तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है। तुमने गांव को बहने से बचा लिया। हम सबको तुझ पर गर्व है। सभी गांव वाले सानवी के लिए खुशी से तालियां बजाते हैं। अब सानवी और रेखा उस जादुई वड़ा पाव की सहायता से सबकी मदद करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये कहानी बेंगलोर की है। सड़क के किनारे हेनरी और जैक दोनों के बर्गर्स के स्टॉल थे। हेनरी बहुत ही अच्छा था। वो अपने बर्गर्स में अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करता था, जैसे कि अच्छी सब्जियां, अच्छे आलू, अच्छा तेल और अच्छे क्वालिटी के बर्गर्स बन। और जैक को बस पैसे कमाने का लालच था। वो सड़ी गली सब्जियां, सस्ता तेल, पुराने आलू का इस्तेमाल करता था। दोनों के बर्गर्स 50 रुपए के थे, पर फिर भी हेनरी से ज्यादा जैक के बर्गर्स बिका करते थे। देखो भाई, तुम हमेशा बोलते हो ना, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। तुम तो बहुत अच्छे हो, अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करते हो, पर फिर भी तुम्हारे बर्गर को कोई नहीं खरीदता। ऐसा क्यों? जैक अक्सर हेनरी को उसकी अच्छाई के लिए ताने मारा करता था। एक रात की बात है, उस दिन हेनरी के काफी बर्गर्स बचे थे। अरे बाप रे, आज तो बर्गर्स बिके ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे चलेगा? ये बर्गर्स वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं किसी जरूरतमंद का पेट भर दूं। और ये सोचकर हेनरी ने वो सारे बर्गर्स पैक कर लिए। रास्ते में उसे जितने गरीब दिखते वो उन सबको एक एक बर्गर देता गया। थैंक यू माय सन, यू आर मोस्ट वेलकम। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। हेनरी भूखे गरीबों का पेट भर रहा था और सारे गरीब हेनरी को आशीर्वाद दे रहे थे। आगे चलकर एक सुनसान सड़क पर हेनरी को एक छोटी बच्ची दिखी। हेनरी ने उसे भी एक बर्गर दे दिया। थैंक यू अंकल, आज आपका बर्थडे है क्या? नहीं बेटा। तो आपके बच्चों का बर्थडे होगा। नहीं बेटा, आज किसी का बर्थडे नहीं है। तो आप किस खुशी में हमें खाना खिला रहे हैं? बेटा, मेरी बर्गर स्टॉल है। आज काफी बर्गर बिके नहीं तो सोचा इससे गरीबों का पेट ही भर दूं। अच्छा किया अंकल, डोंट वरी, कल आपके सारे बर्गर्स बिक जाएंगे। हाँ, होप सो। उदास मत होइए अंकल, मेरे पास आपके लिए कुछ है। हेनरी उस बच्ची को देख रहा था कि वो बच्ची एक परी में बदल गई। हेनरी चौंक गया और अपनी आंखें मसलने लगा।
ये सच है या सपना है? सच है, मैं एक परी हूँ। आप बहुत अच्छे हैं सर। आपने गरीबों का भला सोचा, इसीलिए मेरे पास आपके लिए कुछ है। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उनके सामने 3 मसाले के डिब्बे आ गए। ये 3 जादुई मसाले हैं। आप अपने बर्गर में ये मसाला डालिए, फिर आपके सारे बर्गर्स बिक जाएंगे। थैंक यू। और फिक्र मत करिए, ये मसाले के डिब्बे कभी खाली नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह गरीबों की मदद करते रहिए सर। अलविदा। परी गायब हो गई। हेनरी के हाथ में वो 3 डिब्बे थे जिन्हें हेनरी अपने घर ले आया था। सारी रात हेनरी उन मसालों के डिब्बों को देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे सच में परी मिली थी। अगली सुबह हेनरी अपने स्टॉल पर पहुंचा और बर्गर बनाने लगा। उसने अपने बर्गर में वो तीनों जादुई मसाले मिक्स कर दिए और हमेशा की तरह बर्गर बनाकर तैयार कर लिए। इन बर्गर्स की खुशबू हर जगह फैल गई। आने जाने वाले लोग इसी खुशबू से खिंचे चले आए। मुझे एक बर्गर दे दीजिए। मुझे भी, और मुझे भी। देखते ही देखते हेनरी के स्टॉल पे भीड़ लगने लगी और हेनरी के बनाए हुए सारे बर्गर्स बिक गए। ये देखकर जैक जल भुन गया। अरे ये हेनरी ने क्या गड़बड़ की है? आज सारे लोग इसके ही बर्गर क्यों खा रहे हैं? जैक परेशान था। अगले दिन भी हेनरी के सारे बर्गर्स बिक गए। तो जैक ने हेनरी से पूछा, क्या बात है भाई, आजकल तुम्हारे सारे बर्गर्स बिक रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं अच्छी चीजों से बर्गर बनाता हूँ, वो भी जादुई मसाले डालकर। जादुई मसाला? तुम नहीं समझोगे। हेनरी का बर्गर स्टॉल अच्छा चल रहा था। ये जैक को अच्छा नहीं लग रहा था। जैक अपनी हर कोशिश कर रहा था। उसने दाम गिरा दिए, फिर भी लोग हेनरी के बर्गर ही खा रहे थे। एक दिन जैक ने सोचा कि वो जादुई मसालों के बारे में पता करके ही रहेगा। इसीलिए जैक हेनरी की गैर हाजिरी में जादुई मसाले ढूंढने लगा। यहीं कहीं होगा जादुई मसाला। जैक को वो 3 जादुई मसालों के डिब्बे दिखे, पर जैसे ही जैक ने उन मसालों की डिब्बियों को हाथ लगाया तो सारे मसाले उसकी आंख में उड़ गए। मसालों की मिर्ची से जैक यहाँ वहाँ भागने लगा। उस दिन के बाद फिर कभी जैक ने 3 जादुई मसालों को छीनने की कोशिश नहीं की। कुछ महीनों में हेनरी ने जादुई मसालों से बने बर्गर बेचकर काफी पैसे कमा लिए। अब उसका छोटा सा स्टॉल एक बड़ा बर्गर जॉइंट बन चुका था और अब भी उसके बर्गर्स की खुशबू कस्टमर्स को आकर्षित कर रही थी। हेनरी हर रात बर्गर जॉइंट बंद करने के बाद एक्स्ट्रा बर्गर्स बनाया करता था। सर, ये बर्गर हम रोज क्यों बनाते हैं? गरीबों के लिए। पर क्यों? ये तुम नहीं समझोगे। हेनरी रोज ये सारे बर्गर्स अपने हाथ से गरीबों में बांटा करता था। धन्यवाद बेटा। थैंक यू। हेनरी गरीबों को बर्गर्स बांटकर खुद ही थैंक यू बोला करता था और स्माइल करता था, क्योंकि वो जानता था कि आज वो जो कुछ भी है वो उस परी के 3 जादुई मसालों की वजह से है। उस रात अगर वो बर्गर्स नहीं बांटता तो आज उसका भी भला नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। कमलापुर नाम का एक गांव था जहां पर लक्ष्मण अपनी बेटी रीमा के साथ रहता था। रीमा की माँ बचपन में ही गुजर जाने की वजह से लक्ष्मण ने रीमा का ख्याल रखने के लिए शिल्पा से दूसरी शादी कर ली। शिल्पा के घर आने से लक्ष्मण बहुत खुश था। उसे लगा कि रीमा को माँ का प्यार मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ इसके विपरीत हुआ। शिल्पा रीमा से घर का सारा काम करवाने लगी, बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि अपने पैर और हाथ दबवाती। अपनी सेवा करवाने में कोई कसर नहीं रखती थी। वो सारा काम रीमा से ही करवाती थी। लक्ष्मण को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी। अभी तक सो रही है? उठ जा, कितने सारे काम पड़े हैं। दिन भर घर पे बोझ बन के बैठती है और काम तो तिनके भर का भी नहीं करती है। सुबह सुबह आप मुझे कुछ मत बोलिए। दिन भर अगर मैं खाली बैठती हूँ तो ये सारा काम कौन करता है? जबान चलाने में तो कोई तुमसे जीत नहीं सकता। आने दो तुम्हारे पापा को, मैं ये सारी बातें बताती हूँ उन्हें। बताओ बताओ, मैं क्या उनसे डरने वाली हूँ क्या? मैं भी सीधे मुंह कह दूंगी।
मैं किसी से कम थोड़ी ना हूँ। पहले आने तो दे, उसके बाद देखना। मैं भी तुम्हारी उल्टी शिकायत कर दूंगी कि दिन भर मोबाइल चलाती रहती हो, ना किसी काम की ना काज की। सहन करने की भी कोई बात होती है, लेकिन दिन भर आराम करती रहती हो। आने दो पिताजी को। शाम के वक्त लक्ष्मण मायूस होकर घर आया। लक्ष्मण का लटका हुआ चेहरा देखकर शिल्पा ने कहा, क्या हुआ? आप तो मायूस लग रहे हैं। कुछ बात हो गई क्या, या किसी ने कुछ कह दिया आपको? रीमा, जाकर पानी और कुछ खाने के लिए लेकर आओ। अरे क्या बताऊं भाग्यवान, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मालिक ने हमें काम से निकाल दिया है। कि हमारी पूरी कंपनी बंद हो रही है। कंपनी के नुकसान में जाने की वजह से हमारे मालिक को बहुत नुकसान हो रहा है। इसीलिए उन्होंने कई पुराने और नए नौकरों को काम से निकाल दिया है। ये कैसी बात हुई? आप तो वहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं। अगर काम छूट जाएगा तो हम खाएंगे क्या? हे भगवान! हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है। कुछ पैसे रीमा की शादी के लिए भी बचाए थे। इसी का उपयोग करके कुछ व्यापार खोलना होगा। पिताजी, क्यों ना हम वड़ा पाव का व्यापार खोले? ये वड़ा पाव का व्यापार चल जाएगा। मैंने देखा है कि वड़ा पाव का व्यापार बहुत ही सस्ता और अच्छा होता है और लोगों का कम पैसों में ही पेट भर जाता है, और सस्ते होने की वजह से लोग इसे दिन में कई बार खा सकते हैं। व्यापार से क्या होगा? आप कोई काम ही ढूंढ लीजिए। बढ़िया ही, वड़ा पाव की व्यापार करने वाली। जाकर अपना काम करना। नहीं, रीमा सही कह रही है। वड़ा पाव का व्यापार जोरों से चलेगा। मैं अभी इसकी कोई तरकीब निकालता हूँ। जी पिताजी, इस व्यापार में आपकी मदद चाहे कोई करे या ना करे, पर मैं जरूर करूँगी। कोई करे या ना करे, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भी अपने पति का काम में हाथ बटाऊंगी। वो तो मुझे पता है कि आप हाथ कैसे बटाने वाली है। सारे काम मुझसे ही करवाएंगी आप, सब जानती हूँ मैं। रीमा की बातें सुनकर लक्ष्मण वड़ा पाव का व्यापार शुरू कर देता है। यहाँ भी शिल्पा सारा काम रीमा से ही करवाती है। लोगों को वड़ा पाव देने से बड़े बड़े बर्तन साफ करवाने तक का काम रीमा ही करती है। शिल्पा तो बस रानी की तरह वहाँ पर बैठी रहती है। पूरे 1 महीने बीत चुके थे। लक्ष्मण चाहता था कि रीमा का बस स्कूल में दाखिला करवा दे। तब शिल्पा ने कहा, नए स्कूल कुछ नहीं, हमें एक और वड़ा पाव का ठेला खोल देना चाहिए। रीमा अगले साल भी तो पढ़ सकती है। और आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप उस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं? अगर हमारा बच्चा होता तो क्या आप उस पर भी इतना ध्यान देते? अरे मुझे पता है कि सारा का सारा काम वही दुकान पर करती है। तुम उससे सारे काम करवाती हो और पूरे दुकान की लक्ष्मी वही तो है। अगर वही सब करती है तो फिर मैं क्या करती हूँ? आपके लिए तो मैं बोझ हूँ ना। दुकान मेरी ही है, मैंने ही इतने काम करके उसे सफल किया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये वाली वड़ा पाव की दुकान आप मुझे दे दीजिए और फिर तय कर लीजिए कि आप अपनी बेटी के साथ रहेंगे या फिर मेरे साथ। शिल्पा और लक्ष्मण का बहुत बड़ा बहस हो जाता है। लक्ष्मण अपनी बेटी रीमा के साथ रहने लगता है। शिल्पा अपने भाई को अपने मायके से बुलाकर अपने परिवार से अलग होकर वड़ा पाव बेचने लगती है। लेकिन वो दुकान तो रीमा की वजह से चलती थी और इस वजह से शिल्पा की दुकान में कुछ ही ग्राहक आते। लेकिन लक्ष्मण और रीमा अकेले हो गए थे और लक्ष्मण के पास कोई और दूसरा काम भी नहीं था। बेटा, मैं फिर से उसी जगह आ गया जहाँ कुछ महीने पहले था। अब फिर से काम की तलाश पर निकलना होगा। शिल्पा ने हमसे हमारी दुकान हथिया ली। अपने भाई को बुलाकर उसके साथ व्यापार करके उसने हमें अकेला कर दिया। बेटा, आप चिंता मत कीजिए पापा, क्यों ना हम उल्टा वड़ा पाव बेचे, नई दुकान खोलकर। उल्टा वड़ा पाव? उल्टा वड़ा पाव ये कैसे बनता है? ये नए प्रकार का वड़ा पाव है जिसमें पाव के अंदर आलू की स्टफिंग्स की जाती है और फिर उसे बेसन में लपेटकर उसे तला जाता है। एक बार मैंने ये बात माँ से भी कही थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये करने से मना कर दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम अपनी दुकान पर इसे बेचें। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं अभी इस चीज का बंदोबस्त करके कल सुबह से शुरू कर दूंगा। तो मैं भी इस चीज के लिए आपकी मदद करना शुरू कर देती हूँ।
बहुत मजा आएगा। हमारा व्यापार जरूर अच्छा और बड़ा होगा। और क्या था, लोगों ने उल्टा वड़ा पाव के बारे में सुना ही नहीं था। जैसे ही उन्हें पता चला कि रीमा ने उल्टा वड़ा पाव का ठेला शुरू किया है, सारे के सारे रीमा के यहाँ पर आया करते थे उल्टा वड़ा पाव खाने के लिए। दुकान पहले ही दिन से बहुत अच्छी चलने लगी और शिल्पा की वड़ा पाव की दुकान से कोई भी वड़ा पाव नहीं लेता था। अरे रीमा बिटिया, हमें भी उल्टा वड़ा पाव का स्वाद चखाओ। अरे हम भी तो खाकर देखें जरा। जी काका, अभी लाई। उनकी दुकान तो खूब चल रही है और अगर हमारी दुकान ऐसी ही चलती रही तो मुझे फिर से घर जाना होगा। यहाँ मच्छर मारने से अच्छा है कि मैं घर चला जाऊं। लेकिन तुम मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हो? क्या ये है तुम्हारे भाई होने का फर्ज? शिल्पा का व्यापार न चलने की वजह से सिद्धार्थ अपने घर चला जाता है और शिल्पा अकेली हो जाती है। ना व्यापार रहा और ना ही घर, और ना ही भाई ने मदद की। दूसरी तरफ रीमा अच्छे स्कूल में जाने लगी। उसका उल्टा वड़ा पाव का व्यापार खूब चलने लगा। लोग दूर दूर से आते थे उसका उल्टा वड़ा पाव का आनंद लेने के लिए। पिताजी, माँ अब अकेली हो गई है। उन्हें उनकी गलती का एहसास भी हो गया होगा, तो क्यों ना हम उन्हें वापस बुला ले। इससे हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। रीमा की बात सुनकर लक्ष्मण ने शिल्पा को माफ कर दिया और उसे घर बुला लिया। मेरी प्यारी गुड़िया, मैंने तुझे हमेशा डांटा, काम करवाया, लेकिन तुमने मुझसे इतना प्यार किया। मैं हमेशा इस बात के लिए शर्मिंदा रहूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हमारे घर की असली लक्ष्मी तो तुम ही हो। आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आखिर हूँ तो मैं आपकी बेटी ही ना। बस अब आप एक शर्त लगाइए कि उल्टा वड़ा पाव आप मुझसे ज्यादा खाकर दिखाएंगी। मैं कोशिश करूंगी कि तुमसे ज्यादा उल्टा वड़ा पाव खा सकूं। अब देखिएगा आप, हम माँ बेटी मिलकर ऐसा व्यापार करेंगे कि पूरे शहर में ऐसा व्यापार किसी का ना हुआ होगा। और इसके लिए मैं भी तैयार हूँ। मेरी बेटी, अब से मैं सिर्फ तुम्हें तोहफे ही दूंगी, काम काज से बिल्कुल दूर रखूंगी। लक्ष्मण का उल्टा वड़ा पाव का व्यापार खूब अच्छे से चलने लगा। पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा।